हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तीसरी सॉल्यूशन की क्लास में। तो अब तक अपन ने सॉल्यूशन क्लास में देखा था फॉर्मलता, नॉर्मलता वगैरह। अपन ने सभी सांद्रता इकाइयां लगभग लगभग कंप्लीट कर ली थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट नियम देखेंगे और सॉल्युबिलिटी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासों को अच्छे से समझा होगा और वो उस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला बिंदु है आज का, गैसों की द्रव्य में विलेयता। अब इसको समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि गैसों में जो ध्रुव में जो गैसें मिलती है वो किस तरह से मिलती है। क्या वो अपने आप मिलती है, क्या उनको मिलाया जाता है, या फिर इसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, वो सब अपन जानेंगे। देखो, गैसों और द्रवों दोनों में द्रवों और ठोसों दोनों में गैसें मिलती है, लेकिन गैसें द्रव में कुछ सीमा तक ही मिलती है। कुछ सीमा होती है इनकी जहां तक ये घुलती है। अब बात करते हैं, जब गैस द्रव में घुलती है, मतलब लिक्विड में जब गैस घुलती है, तो वो लगभग लगभग उस गैस का क्या होता है, अवशोषण होता है, एडसॉर्प्शन होता है। तो अपना पहला बिंदु क्या है, जब गैसों की द्रव में विलेयता में गैस का द्रव में घुलना द्रव द्वारा गैस का अवशोषण कहलाता है, एडसॉर्प्शन कहलाता है। और अवशोषण कहलाता है तो इसका कुछ ना कुछ अवशोषण गुणांक भी होता होगा। तो अतः द्रवों की गैसों में विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके रूप में व्यक्त करते हैं, अवशोषण गुणांक के रूप में। अब डेफिनेशन हो गई अवशोषण गुणांक की। क्या डेफिनेशन हो जाए, निश्चित ताप व 1 एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस का एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसको एल्फा से प्रदर्शित करते हैं अपन। किससे प्रदर्शित करते हैं? एल्फा से। तो इसको अपन अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब इसको परिभाषित किया था 1857 में बुनसेन नामक वैज्ञानिक। इसकी डेफिनेशन दी थी बुनसेन ने 1857 में। अवशोषण गुणांक को इन्होंने समझाया था। सबसे पहले तो हम सोल्यूबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, कि गैस आकर द्रव में मिलती कैसे, उस रीजन को पकड़ते हैं और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। क्या गैस ऐसे ही मिल जा रही है, उसके पीछे कोई कारक काम नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। भाई, किसी भी गैस, जब कोई भी गैस द्रव में मिलती है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। क्या गैस की प्रकृति डिसाइड करती है कि किस तरह से उसको मिलना है, किस तरह से, सभी को एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो होती है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति कैसी हो कि वो गैस में द्रव में मिलती है या नहीं मिलती है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अपन देखते हैं, मैं एक तो मैंने ले ली NH3 गैस, अमोनिया गैस मान लीजिए। अमोनिया गैस जब जल में मिलाते हैं अपन, मिक्स करके आप देख सकते हैं खुद भी, तो मिलाने पर क्या बनता है अपने पास? NH4OH। NH4OH आयन बनता है। मतलब सीधी सी बात ये कह सकते हैं, अमोनिया जब जल में मिलाई जाती है तो वो आयनित हो रही है। क्या हो रही है? आयनित हो रही है, टूट रही है या उसके साथ अभिक्रिया कर रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमोनिया की जल में विलेयता है, मतलब वो जल में घुलनशील है, जल में मिल रही है या जल में विलयशील है। क्या? अमोनिया। अब जल में तो ये विलयशील है अमोनिया, परंतु अगर इसी को मैं बेंजीन में मिलाऊं, बेंजीन विलयन में, तो ये बेंजीन में क्या है? अल्प विलय है। क्या है यहां पर? अल्प विलय। अभी इसी आधार पर अपना एक नियम पढ़ेंगे अपन। तो अमोनिया को जब मैं बेंजीन में मिलाता हूं तो ये बेंजीन में क्या हो जाती है? अल्प विलय। मतलब एक ही गैस को दो अलग अलग मैं विलायकों में मिला रहा हूं, तो यहां पर ये जल में तो ये मिल रहा है और बेंजीन में नहीं मिल रहा है। जल में क्यों मिल रहा है? जल में मिलने के पीछे कारण क्या है? कि जल में मिलने का कारण ये है क्योंकि ये जल के साथ रिएक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रही, क्रिया हो रही है। क्रिया होने से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में निर्माण हो रहा है, इसलिए ये जल में आराम से घुल रही है। और बेंजीन में नहीं घुल रही है क्योंकि बेंजीन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। हाँ, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गैस का नेचर भी डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो इस बारे में अपन बात करते हैं कि गैस की प्रकृति ही
प्रकृति भी उसको डिसाइड की कि कोई गैस किसी के साथ, किसी विलयन के साथ क्रिया करती है, किसी के साथ नहीं करती है। ठीक है, उस आधार पर गैस की प्रकृति को भी अपन समझ सकते हैं। उसी तरह से अपन एक और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन को जल में मिलाता हूं तो जल में इसकी सोल्युबिलिटी तो होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि तभी तो जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मगर ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर, ब्लड में जल से भी ज्यादा विलेयशील होती है। किससे? जल से भी ज्यादा विलेयशील रुधिर में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन अणु होता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर कर क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। तो मतलब सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जल की अपेक्षा हमारे ब्लड में अधिक आसानी से विलेयशील हो सकती है। मतलब अपन सीधा सीधा क्या अर्थ निकालें इस बात का कि कोई भी गैस अगर किसी भी विलायक के साथ क्रिया कर रही है तो उसमें उसकी सोल्युबिलिटी या उसकी विलेयता अधिक होगी। सिंपल सा यही कारण निकलता है। अगर वो किसी विलायक के साथ क्रिया नहीं कर रही है तो उसमें उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी या उसकी विलेयता कम होगी। बात इतनी सी देखने की क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ यौगिक बन रहा है तो उसकी विलेयता अधिक है। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो उसकी विलेयता बहुत कम है, या अल्प विलेय है या अविलेय है, ये बोल सकते हैं अपन। तो यहां पर अपनी एक बात क्लियर होती है। अब दूसरी देखते हैं विलायक की प्रकृति। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी देखते हैं अपने विलायक की प्रकृति। विलायक कैसा हो? अब विलायक की प्रकृति भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में मिलती है और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में मिलती है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में मिलती है और अध्रुवीय किस में मिलती है? अध्रुवीय विलायक में मिलती है। वो आप आगे लिख लेना। अब सबसे पहले तो ये चीज लफड़ा देखेंगे कि ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक होते क्या है। सबसे इंपोर्टेंट चीज तो यही है। अपन कह तो दिए कि ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में मिलती है और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में मिलती है, परंतु ध्रुवीय अध्रुवीय का तो लफड़ा समझ में आया ही नहीं अभी तक आपके। देखो, ध्रुवीय अध्रुवीय विलायक का समझने का सबसे सिंपल फंडा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने वही जल ले लेते हैं अपन, जल लिया, एक लिया मैंने यहाँ पर मेथेन। ठीक है, इन दोनों में से अगर मेरे को ध्रुवीय विलायक डिसाइड करना हो तो मैं करूंगा जल को। तो यहाँ पर जल ध्रुवीय विलायक है। किस तरह से सर? आपने किस तरह से बोल दिया कि ध्रुवीय विलायक है? बिल्कुल, यहाँ पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? बॉन्डिंग हो रही है। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर बहुत ज्यादा है। क्या है? विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर इतना अधिक नहीं है। तो इसमें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, ध्रुवणता और या विद्युत किसके नाम, ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक को समझने के लिए अपन सबसे पहले फोकस करते हैं कि विद्युत ऋणता में अंतर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होने की वजह से ये ज्यादा ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय होता है। और यहाँ पर अंतर कम होने की वजह से इसमें इतनी ध्रुवता नहीं पाई जाती या इतनी ध्रुवीय गुण नहीं रखता, इसलिए जल क्या होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। विद्युत ऋणता का अंतर जितना अधिक होगा, यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा? ध्रुवीय होता है। सिंपल फंडा यहाँ पर क्लियर हुआ अपना। अब बात करते हैं ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में मिलेगी और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में मिलेगी। मतलब ऐसी कोई भी गैस जो ध्रुवीय हो वो अध्रुवीय विलायक में नहीं मिल सकती, और ऐसी कोई भी गैस जो अध्रुवीय हो वो ध्रुवीय विलायक में नहीं मिल सकती। ठीक है, यही बात है सिंपल सी। तो आपको ये समझ में आएगा ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं। जिनकी विद्युत ऋणताओं में, कोई यौगिक है उनमें तत्वों के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा हो तो ऐसा ध्रुवीय विलायक होते हैं, और जिनमें विद्युत ऋणताओं में अंतर कम हो या बहुत कम पाया जाए वो अध्रुवीय विलायक होते हैं। इतना सा सिंपल सा आपको फंडा ध्यान में रखना है। अब तीसरी बात करते हैं विलयन का तापक्रम। विलयन का तापक्रम किस तरह से इसको डिसाइड करता है? विलयन का तापक्रम, देखो किसी भी यौगिक में मान लीजिए आप सामान्य परिस्थिति में यहाँ पर कोई लिक्विड है,
कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड को सामान्य परिस्थिति में देखते हैं तो सिंपल सी बात है, कोई भी लिक्विड आप रखते हैं तो वो निरंतर वाष्पित भी होता रहता है और निरंतर वो उसका द्रवीकरण भी होता रहता है। ठीक है, अब तापक्रम का यहाँ पर क्या रोल है? तापक्रम का यहाँ पर क्या रोल है? मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, उसको आप टेम्परेचर देते हो तो आपने ये देखा होगा कि बचपन से आप ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा ठोसों में कण बहुत अधिक नजदीक होते हैं और द्रव में कण थोड़े से दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, और गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। ये बात आपको पता है। अब मैं यहाँ पर लिक्विड में क्या करता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ तो मेरे को तो यहाँ पर गैस मिलानी है, क्या करना है, गैस मिलानी है। परंतु टेम्परेचर देने से क्या होता है, द्रव के कण दूर दूर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? दूर दूर, मतलब द्रव क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है? वाष्पित। तो जहां पे मेरे को मिलाना है तो मिलने की पॉसिबिलिटी ही कम होने लगती है, क्योंकि द्रव वाष्पित होने लगता है। मिलाना तो दूर की बात है, जो इसमें से और भी वाष्प मतलब गैस बाहर निकलने लगती है। तो सिंपल सा अपन क्या फंडा जाने कि विलयन में अगर तापक्रम में बढ़ाता हूं तो विलेयता घटेगी। क्या होती है? तापक्रम बढ़ाने से क्या होता है, विलेयता घटती है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, तापमान बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलयन में गैस की विलेयता घट जाएगी, कम। ये बात सीधी सी है। तीसरी अपन चौथा पॉइंट देखते हैं, द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखो द्रव में कोई अन्य पदार्थ अगर घुला हुआ है, जैसे कि आप सामान्य तौर पर एक तो सादा जल होता है, एक होता है जल का लवण होता है ना। तो सिंपल जल में जो वाटर है, शुद्ध वाटर, उसके अंदर विलेयता अधिक होगी, जबकि लवणीय जल में क्या होती है, विलेयता कम हो जाएगी किसी भी गैस की। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ व वैद्युत अपघट्य आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनकी विलेयता, अन्य पदार्थ कौन से हो गए, कार्बनिक पदार्थ या वैद्युत अपघट्य पदार्थ, उनकी उपस्थिति में किसी भी गैस की विलेयता धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकी उपस्थिति की वजह से, अन्य पदार्थों की उपस्थिति की वजह से क्या होगा, विलेयता घट जाती है। अब इंपॉर्टेंट कारक है अपना विलेयता पर दाब का प्रभाव। अब देखो विलेयता पर दाब किस तरह से काम करता है। इसके लिए आज हम आज अपना एक इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हेनरी का नियम। ठीक है, विलेयता पर दाब को प्रभाव को सबसे बेहतर तरीके से समझाता है हेनरी का। इसको आप ऐसा कैसा उतार लीजिएगा। ठीक है, विलेयता पर दाब के प्रभाव को आसानी से समझाता है हेनरी का नियम। आज की क्लास में अपन हेनरी का नियम देखते हैं और इसको खत्म करेंगे। हेनरी का नियम का एक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे कि हेनरी का नियम क्या कहता है। हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, ये क्यों लगाया गया, या इसका रोल क्या है, या हमें हेनरी का नियम क्या क्या समझाता है ना, हमारे क्या क्या समस्याएं हेनरी के नियम के द्वारा दूर होती है। विलेयता के ऊपर ही है ये हेनरी का नियम, गैसों की विलेयता, वही उसी के ऊपर दाब के प्रभाव को समझाता है हेनरी का नियम। तो आइए जानते हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का नियम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्या कौन से किस चीज को समझाता है। ये समझाता है विलेयता पर दाब के प्रभाव को। किसको समझाता है? विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाता है कि विलेयता पर दाब का किस तरह से कोई प्रभाव पड़ता है। आप सिंपल सी चीज समझिए, यहां पर कोई लिक्विड है, द्रव है, उसमें मेरे को किसी प्रकार से कोई गैस मिलानी है। तो सामान्य परिस्थिति में अपन ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड से वेपराइजेशन होता रहता है, ठीक है, और वापस द्रवीकरण भी होता रहता है। अगर इसमें मेरे को गैस मिलानी है तो इतनी आसानी से इसमें कोई गैस आके मिलने वाली है नहीं। मान लीजिए CO2 की मिलानी है तो नहीं मिल पाएगी। इस तरह से क्या होता है, इसमें निरंतर वेपराइजेशन और द्रवीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अपने को इसमें मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को इसको बिल्कुल पैक करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और यहाँ से प्रेशर द्वारा ही दाब बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर CO2 को मिक्स किया जाएगा इसके भीतर, तब जाके ये प्रेशर की वजह से इस लिक्विड में CO2 मिल पाएगी। मतलब सिंपल सा क्या लॉजिक निकलता है अपने पास कि अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो विलेयता, गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, गैस की विलेयता बढ़ेगी। सिंपल सा अपने पास लॉजिक निकल के आता है यहाँ पर। अन्यथा किसी भी गैस की विलेयता बिना दाब बढ़ाए बहुत मुश्किल से ऐसा हो पाता है अगर वो क्रिया नहीं कर रही है, ठीक है। और हेनरी का नियम लागू भी इन्हीं फैक्टर पे होता है, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं भी है जो अपन आगे देखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जो जल के साथ मिल ही नहीं सकती या उसमें घुल ही नहीं सकती या बहुत कम घुलती है, तब हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि ऐसी कोई गैस हो जो जल में मिक्स या किसी लिक्विड में मिक्स नहीं हो रही है, तो इसी ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाकर उस गैस को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो ही वो गैस मिक्स होगी हेनरी के नियम के अनुसार। तो सिंपल सा एक और क्या लॉजिक निकलता है यहाँ पर कि हेनरी का नियम केवल उन्हीं पे लागू होता है जो गैसें जल में या किसी लिक्विड में अल्प विलेय होती है। क्या होती है, अल्प विलेय होती है। हेनरी का नियम कभी उन पे लागू नहीं होगा जिनमें आसानी से कोई भी गैस आकर मिल जाती है। जैसे अपन पहले थोड़ी देर पहले देखे थे NH3 का एग्जांपल देखे थे, NH3 जल में मिल जाती है और NH4OH बना लेती है, NH4OH बना, मतलब हेनरी का नियम इस पे लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम लागू होगा NH3 जब बेंजीन पर मिलती है, बेंजीन में मिलाते हैं तो बेंजीन में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती या इसमें क्या होती है, अल्प विलेय होती है। क्या होती है, अल्प विलेय। तो हेनरी का नियम इस पे लागू होता है। सिंपल सी बात। तो क्या समझे हम कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई गैस मिलानी है तो अपने को दाब बढ़ाना पड़ेगा हेनरी के नियम के अनुसार। क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। मतलब किसी भी गैस की विलेयता दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले इसमें इसकी डेफिनेशन लिखो, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, लिख लीजिए आप डेफिनेशन, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, इसको हम m से डिसाइड कर देते हैं। गैस की मात्रा उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। ये अपना हेनरी का नियम है। मतलब सिंपल सा क्या चीज समझ में आई। मगर किसी भी गैस की अगर मैं किसी भी गैस को मैं द्रव में मिलाना चाहता हूं तो वहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जितना दाब बढ़ाऊंगा उतनी ही विलेयता बढ़ेगी, जितना दाब बढ़ाऊंगा उतनी ही विलेयता बढ़ती है। तो सिंपल सा क्या रिलेशन निकल के आता है अपने पास, m मतलब मात्रा, गैस की मात्रा समानुपाती P हो गया। सिंपल सी बात है। इस नियम को बहुत इजी तरीके से अपन करने जा रहे हैं। आगे मैं लिख देता हूं m, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा m Kp। यहां पर k, ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुई अपने पास। यहां पर k क्या है, यहां पर k हेनरी कांस्टेंट है। क्या है, हेनरी नियतांक, जो दाब, ताप, विलायक की प्रकृति और गैस की प्रकृति इनकी मात्रा पर निर्भर करता है ना। तो ये यहां पर के क्या है, हेनरी नियतांक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं अपन कि यहां पर हेनरी कांस्टेंट है। इस नियम में थोड़ा सा अब यहां तक अपने के पास हेनरी नियतांक प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा को अपन सांद्रता के रूप में भी ले सकते हैं।
ठीक है, विलयन भाई, विलयन में अगर गैस की मात्रा है, यही तो क्या होगी, किसी विलयन की सांद्रता होगी। तो विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा सांद्रता के रूप में लेकर देखते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट लिख दो, विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा सांद्रता के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, या ली जाती है, ये कर लीजिए आप, सांद्रता के रूप में ली जाती है। वही तो होती है, सांद्रता ही तो होती है, मतलब किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में कोई विलेय उपस्थित है तो उस विलयन की वो क्या हो गई, सांद्रता ही तो हो गई। अब गैस की सांद्रता, इसकी मोल भिन्न की क्या होती है, समानुपाती। पिछली क्लास में हम पढ़े थे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो चूंकि गैस की सांद्रता उसकी मोल भिन्न के समानुपाती, मोल भिन्न x के समानुपाती होती है, तो यहां से अपना एक नया रिलेशन क्या निकल के आता है कि इस m को मैं x कर सकता हूं, m को क्या कर सकता हूं, x कर सकता हूं। तो x समानुपाती क्या हो जाएगा, p, x समानुपाती p हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाए, x बराबर क्या हो जाएगा, kp, इसको थोड़ा सा डैश डैश लगा के लिख देते हैं, ये नया कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, यहां के डैश, यहां के डैश एक नया समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसका k से निम्न संबंध होगा, निम्न संबंध होगा। अब इसका k से क्या संबंध हो सकता है भाई, इसका सिंपल सा संबंध हो सकता है उसी नियम के आधार पर, k बराबर 1 अपॉन डैश k डैश, ये इसके बीच में ये रिलेशन निकलता है, यही संबंध इसके बीच में हो सकता है। अब यहां पर इसको ही अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसी आधार पर अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब इसको, आप इसको ऐसा वैसा उतार लेना, क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, x बराबर p अपॉन के, ये लिखा जा सकता है, p अपॉन के, ये लिखा जा सकता है, और p बराबर के एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये क्या है, हेनरी की इक्वेशन कंप्लीटली प्राप्त होती है। देखो यहां पर अपन ने कुछ नहीं किया, उसी जो गैस की मात्रा थी उसी को अपन ने क्या है, मोल भिन्न के रूप में लिया, वही इक्वेशन आई, बेसिक सेम टू सेम इक्वेशन। और अब अपन दो नियतांक प्राप्त हुए, के डैश और के, इनके बीच में रिलेशन होता है इस तरह से। ठीक है, ये रिलेशन अपने पास आया, तो के बराबर 1 अपॉन के डैश, ये इस रिलेशन के बेस पे अपन ने एक इक्वेशन बनाई, x बराबर p अपॉन के। ठीक है, इसी को अपन ने वापस क्या कर दिया, सेम पहले वाली रिएक्शन के रूप में दिखा दिया, p बराबर के एक्स, ये तीसरी इक्वेशन अपने पास प्राप्त होती है। तो यहां पर अपने पास ये तीसरी इक्वेशन प्राप्त है, ये इक्वेशन क्या कर रही है कि p बराबर के एक्स, मतलब यहां पर अगर मैं k हटाता हूं तो p समानुपाती x हो जाएगा, मतलब वही विलेयता की बात कर रहा है ये। ठीक है, सांद्रता की बात कर रहा है, मतलब जितनी दाब बढ़ाएंगे उतनी ही विलेयता बढ़ेगी, यही बात ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको इसी इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, p बराबर के एक्स, तो यहां पर जो है कि ये हेनरी इक्वेशन है, और अगर मैं दाब और विलेयता के बीच में ग्राफ खींचता हूं, तो यहाँ पर ग्राफ कैसे, एक हेनरी के नियम में एक ग्राफ भी है, तो दाब और विलेयता के बीच में ग्राफ खींचने पर अपने को किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। आप लिख दीजिए इसमें, दाब व विलेयता के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ये विलेयता m और ये साम्य दाब,
P के बीच में ग्राफ खींचने पर कुछ इस तरह का सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब सीधी सी बात क्या कर रहा है, जितना दाब बढ़ेगा उतनी ही विलेयता बढ़ेगी। ये अपने को सिंपल सा ग्राफ प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसा कैसा उतार लीजिए, ये अपना यहाँ पर हेनरी का नियम कंप्लीट होता है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो अपन ने पहले थोड़ी देर पहले देखी थी। इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है, बात भी की थी इस बारे में। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है। इसके बाद एक और रह जाता है हेनरी नियम की सीमाएं। क्या क्या सीमा हो सकती है हेनरी नियम की? सबसे पहले तो पहली सीमा हो सकती है इसमें, दाब बहुत अधिक ना हो। क्या? दाब बहुत अधिक ना हो। दूसरी सीमा होगी इसकी, ताप बहुत कम ना हो। निश्चित ताप लिया है अपन ने इस नियम में। तो पहली सीमा आपको याद रखने वाली क्या बात है, इसकी पहली सीमा होती है हेनरी नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो। दूसरी है ताप बहुत कम ना हो। तीसरी इसकी सीमा क्या हो जाती है, विलयन तनु हो। तनु का मतलब होता है पतला। विलयन तनु हो अर्थात गैस की विलेयता, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, विलायक में कम हो। मतलब अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हेनरी का नियम ऐसी गैस पर नहीं लागू हो सकता जो किसी भी लिक्विड में आसानी से क्रिया कर रही है या घुल रही है। मतलब वो किस पे लागू होता है, वो ऐसी गैस पर, ऐसे ऐसे विलायक पे लागू होता है जिसमें कोई भी गैस अल्प विलेय हो। अगर अल्प विलेय होगा तभी तो दाब बढ़ाएंगे, तभी तो हेनरी का नियम लागू होता है वहां पर। तो सिंपल सा यह है कि विलयन तनु हो, पतला हो, अर्थात गैस की विलेयता विलायक में कम हो, तभी हेनरी का नियम लागू हो सकता है। अन्यथा अपन हेनरी का नियम लागू नहीं कर सकते। ये इसकी सीमाएं होती, ठीक है। मतलब हेनरी का नियम किस पे लागू, NH3 को जल में मिलाएंगे तो वहां पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? NH3 जल के साथ क्रिया कर यौगिक बना रही है। हेनरी का नियम लागू होता है NH3 को जब बेंजीन में मिलाते हैं, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, वो अल्प विलेय होता है। सिंपल सा ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी सीमाएं होगी। अब हेनरी के नियम के उपयोग देखते हैं अपन कि हेनरी के नियम के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अब इसके 2-3 उपयोग भी हैं, वो देख लीजिए आप। आपने ठंडी वो कोल्ड ड्रिंक्स देखी हुई, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, है ना। पहला उपयोग क्या है, शीतल पदार्थों के निर्माण में, शीतल पदार्थों में आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें देखी होगी, उसमें खोलने पर गैस निकलती है। वो गैस क्या होती है, कंप्रेस द्वारा, मतलब प्रेशर के द्वारा भरी जाती है। वो प्रेशर के द्वारा वो गैस क्या की जाती है, उसमें भरी जाती है। CO2 जो भी मिक्स की जाती है वो किसके द्वारा भरी जाती है, प्रेशर के द्वारा। वहां पर हेनरी के नियम का ही यूज कर उस गैस को भरा जाता है। तो पहला उपयोग क्या होगा, शीतल पदार्थों में या कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में, ठीक है। शीतल पदार्थों के उत्पादन में पहला पहला तो ये उपयोग हो गया इसका। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, शीतल पदार्थों के उत्पादन में पहला उपयोग। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है इसका, जैसे आपने देखा होगा गोताखोर, गोताखोर जब समुद्र में खोज के लिए छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो वो अपने पीछे एक सिलेंडर लटका के लेके जाते हैं। अब वो सिलेंडर लटका के लेके जाते हैं, जब ऊपर आते वक्त जब उनका दाब घटने लगता है, तब क्या होता है, उनको श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। अब श्वास लेने में कठिनाई होता है, क्यों होती है ऐसे कठिनाई, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन उनके टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, उनके ब्लड तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पतला करने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं, हीलियम गैस मिलाई जाती है। और हीलियम गैस हल्की होने के कारण ब्लड में नहीं घुलती, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीजन में उसको, ऑक्सीजन को तनु करने के लिए क्या करते हैं, अपन हीलियम गैस का यूज करते हैं। इसलिए जब भी वो गोताखोर ऊपर आते हैं तो वो ऑक्सीजन को श्वास योग्य बना देती है, कौन, हीलियम गैस। बात आ गई समझ में। तो हीलियम गैस का क्या काम है, ऑक्सीजन को श्वास लेने योग्य बनाना। तो उसी प्रकार उसमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। तो ये भी किसके किसके द्वारा निर्धारित होता है, हेनरी के द्वारा। हेनरी का नियम इसमें लागू होता है।
तो गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए, अगला उपयोग क्या है, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए किसके द्वारा, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण बनाकर, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण बनाकर, इस तरह से क्या काम करती है, हीलियम ऑक्सीजन को पतला करने का काम करती है, तनु करने का काम करती है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने पास फेफड़ों की क्रियाविधि में। तीसरा उपयोग क्या हो गया, फेफड़ों की क्रियाविधि में। अब इसको समझते हैं, फेफड़ों की क्रियाविधि में किस तरह से काम करता है, इसका उपयोग, क्या उपयोग हो सकता है फेफड़ों की क्रियाविधि में। जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं, जब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है, वायु में श्वसन का ऑक्सीजन का अधिक होता है, अधिक होती है। अब वहां से वायु ब्लड में जाती है, कहां से जाती है, ब्लड में, और ब्लड के साथ घुलकर वो क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वहां पर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। उसी आधार पर, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, और टिश्यू में, ऊतकों में पहुंचने पर वहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इसलिए वहां से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होने लगती है, वहां से ऑक्सीजन बाहर होने लगती है। तो इस प्रकार ये क्या है, जैविक प्रक्रिया में श्वसन में भी हेनरी का नियम लागू होता है। बात समझ में आ गई। जब अपन श्वास लेते हैं, श्वास लेने पर जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर क्या निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, तो श्वास लेते हैं तो ब्लड के साथ घुलकर हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अधिक दबाव के कारण क्या होती है, ब्लड के साथ मिलती है, और जब जहां दबाव कम होता है तो वहां से वो मुक्त भी होने लगती है। तो इसमें भी क्या होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से हेनरी के नियम के ये 3 उपयोग अपन ने देख लिए, 3 इसकी सीमाएं देख ली। यहां पर हेनरी का नियम पूरी तरह से खत्म होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, वाष्प दाब। अपना अगला टॉपिक है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना जब आगे राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे उसमें अपने को वाष्प दाब की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस नियम को अभी से जान लेना बहुत आवश्यक है। किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित, क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है, क्या कहता है, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। किसी, सिंपल सी परिभाषा है, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। देखो भाई, वाष्प दाब किसी परिभाषा से समझो, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। कोई भी लिक्विड किसी बर्तन में भरा हुआ है, ये लिक्विड है यहां पर, इस लिक्विड में निरंतर क्या होता है, अगर आप इसको मान लीजिए ये कोई बोतल है, इसका जब आप कीप बंद करते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, तो आपने देखा होगा जब अपन इसका कस के बंद कर दो, इसका ढक्कन बंद करेंगे, ढक्कन बंद करने के बाद आप एक दो कुछ घंटे बाद इसको खोलिए ढक्कन को, आपने देखा होगा ढक्कन को खोलने में प्लेट हटाने पर हल्की हल्की बारीक बारीक धरू की बूंदे आपको नजर आती है। मतलब पानी की बात कर लेते हैं अपन, जब भी अपन इसको ढक के रखते हैं और ढकने पर जब अपन 2-3 घंटे बाद खोलकर देखते हैं तो उसमें हल्के हल्के पानी की क्या होते हैं, बूंदे नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब सीधी सी बात क्या है कि
जल जो भी लिक्विड है वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पित भी होता है। क्या होता है, वाष्पित भी होता है स्वतः ही, और वापस उसका द्रवीकरण भी होता रहता है। क्या होता रहता है, द्रवीकरण भी। वाष्पन और द्रवीकरण दोनों क्रियाएं होती रहती तब तक जब तक ये साम्य में न आ जाती। साम्य में रहती हैं दोनों क्रिया, मतलब वाष्पित भी होती रहती है और द्रवीकरण भी होता रहता है इसका। तो इस प्रोसेस के लिए अपन जानते हैं कि वाष्प दाब किस तरह से काम करता है। वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो दाब लगाते हैं उसको देखते हैं अपन। अगर मेरे को इस लिक्विड को वाष्पित कर रहा है, इस लिक्विड को वाष्पित करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, दाब बढ़ाऊंगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, ये वाष्पित होगा। दाब बढ़ाने पर वाष्पित होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है वाष्प दाब की। अब बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इसी आधार पर अपन समझते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होता है टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। दूसरा अपन ने लिया सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये दोनों किस तरह से प्रभावित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड में मैं ताप बढ़ा देता हूं, यहां से टेम्परेचर क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। अब टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ने लगती है। क्या होता है, द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ने लगती है, जिससे द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो सीधी सी बात क्या कह सकते हैं अपन कि ताप बढ़ाने पर क्या हो सकता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ेगी, मतलब वो गैस रूप में परिवर्तित होगा, और गैस रूप में परिवर्तित होगा तो वाष्पित होगी। तो वही तो बात कर रहे हैं अपन कि दाब बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सांद्रता की। क्या बात करते हैं, सांद्रता। मान लीजिए ये कोई सामान्य जल है, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देता हूं, ऐसा पदार्थ मिला देता हूं जो क्या है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील, मतलब वो वाष्पित नहीं होता है। मान लीजिए मैंने NaCl मिला दिया, यहाँ क्या मिला दिया, NaCl। अब यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाया तो क्या होगा, जो अणुओं के बीच जो स्वतंत्र गैप था जल के अणुओं के बीच, वहां पर क्या आ जाती है, ये NaCl आ जाती है। क्या आ जाती है, NaCl। तो उनके बीच में दूरी इतनी हो नहीं पाई, उनकी जगह कौन ले लिया, NaCl। तो वहां पर सांद्रता अगर NaCl की बढ़ रही है, और NaCl कैसा अणु है, अवाष्पशील अणु है, तो वहां पर क्या होगा, इसका वाष्प दाब घटने लगता है। क्या होता है, वाष्प दाब घटने लगता है। ये वाष्पित नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, NaCl आ गया जो कि अवाष्पशील अणु है। इसके आने की वजह से ये लिक्विड वाष्पित नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सांद्रता अगर बढ़ा देते हैं, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है। तो सिंपल सा ये अपने पास वाष्प दाब का सिद्धांत था जो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन कुछ और नियम देखेंगे और फिर अपन बढ़ते हैं अपने राउल्ट्स के नियम पर। आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। ठीक है, आज तक की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। अपने दो इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होते हैं आज। एक तो हेनरी का नियम, दूसरा वाष्प दाब, और गैसों में द्रव की विलेयता, द्रव में गैसों की विलेयता अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।